भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को वापस लेने का संकल्प आज एक बार फिर दोहराया। लंदन की धरती पर एस जयशंकर ने कहा, जिस दिन पीओके वापस आ जाएगा उसके बाद कश्मीर की सारी प्रॉब्लम्स हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर आजकल ब्रिटेन के दौरे पर हैं। लंदन में जयशंकर ने ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर कीयर स्टार्मर, विदेश मंत्री डेविड लेमी, होम मिनिस्टर जेविड कूपर से मुलाकात की है। इसके बाद जब विदेश मंत्री ब्रिटेन के मशहूर थिंक टैंक चैथम हाउस पहुंचे, सवाल जवाब का दौर शुरू हुआ। जयशंकर ने हर मसले पर खुलकर भारत का पक्ष रखा। इसी दौरान वहां मौजूद एक पाकिस्तानी पत्रकार ने जयशंकर को एम्बेरस करने की नीयत से कश्मीर के मसले पर सवाल उठाया। पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने पूछा, वो जयशंकर को मुश्किल में डालने वाला सवाल पूछने जा रहे हैं। इन माशा ने कहा कि वो कश्मीर मसले का क्या हल देखते हैं, भारत इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेगा। एस जयशंकर पाकिस्तानी जर्नलिस्ट का एजेंडा समझ गए थे। उन्होंने करारा जवाब दिया, सवाल पूछने वाले की हवा निकाल दी। विदेश मंत्री ने कहा कि कश्मीर की प्रॉब्लम काफी हद तक सॉल्व हो गई है। आर्टिकल 370 हट गया है, विकास हो रहा है, निष्पक्ष चुनाव हो चुके हैं, जम्मू कश्मीर में चुनी हुई सरकार बन गई है। अब जैसे ही कश्मीर के कुछ हिस्से से पाकिस्तान का गैर कानूनी कब्जा खत्म होगा, पीओके भारत के साथ मिलेगा, वैसे ही कश्मीर मसला सॉल्व हो जाएगा। जो बची हुई प्रॉब्लम है वो भी दूर हो जाएगी। On Kashmir, actually we have done, I think, a good job solving most of it. I think removing Article 370 was step number one. Then restoring growth and economic activity and social justice in Kashmir was step number two. Holding elections, which were done with a very high turnout, was step number three. I think the part we are waiting for is the return of the stolen part of Kashmir, which is on the under illegal Pakistani occupation. When that's done, I assure you, Kashmir solved. आज उत्तर प्रदेश से भी हैरान करने वाली खबर आई। पता लगा कि खालिस्तानी आतंकवादियों के निशाने पर महाकुंभ भी था। खालिस्तानी दहशतगर्द महाकुंभ के दौरान बड़ा हमला करने की फिराक में थे। आज यूपी में आतंकवादी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल का एक आतंकवादी पकड़ा गया है। लजर मसीह नाम के इस दहशतगर्द की गिरफ्तारी प्रयागराज के पड़ोसी जिले कौशांबी से यूपी पुलिस और पंजाब पुलिस ने मिलकर की। पूछताछ में इस आतंकवादी ने कबूल किया कि उसे आईएसआई की तरफ से महाकुंभ में आतंकवादी हमला करने का हुक्म मिला था, लेकिन मजबूत सुरक्षा व्यवस्था के कारण वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाया। लजर मसीह अमृतसर के कुरलिया गांव का रहने वाला है। वो काफी समय से बब्बर खालसा इंटरनेशनल के संपर्क में है। उसका हैंडलर बब्बर खालसा का आतंकवादी जीवन फौजी उर्फ स्वर्ण सिंह है। स्वर्ण सिंह के कहने पर लजर मसीह आईएसआई की मदद से हथियारों और ड्रग्स की तस्करी करता था। ड्रोन के जरिए हथियार और ड्रग्स पंजाब पहुंचाए जाते थे, जिनको लजर मसीह डिस्ट्रीब्यूट करता था। पंजाब के थानों पर हुए हमलों में इस्तेमाल किए गए ग्रेनेड की सप्लाई लजर मसीह ने ही की थी। पंजाब पुलिस ने पिछले साल उसको अरेस्ट किया था, लेकिन जेल में लजर मसीह का कुछ कैदियों से झगड़ा हुआ। वो बुरी तरह घायल हो गया। उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था और वो हॉस्पिटल से फरार हो गया। पंजाब पुलिस का दावा है कि हॉस्पिटल से भागने के बाद मसीह ने अपने हैंडलर जीवन फौजी से कांटेक्ट किया। जीवन फौजी ने उसको महाकुंभ में बम ब्लास्ट की जिम्मेदारी दी। लजर मसीह के बारे में यूपी पुलिस को पंजाब पुलिस से टिप ऑफ मिला था और उसको कल देर रात कौशांबी के कोखराज इलाके से गिरफ्तार कर लिया गया। मसीह के कब्जे से 3 हैंड ग्रेनेड, 2 डेटोनेटर, 1 पिस्टल और 13 विदेशी कारतूस बरामद हुए हैं। उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार ने बताया कि लजर मसीह ने गाजियाबाद से एक फर्जी आधार कार्ड भी बनवा लिया था। आधार कार्ड की मदद से वो अपना पासपोर्ट बनवाना चाहता था, जिससे महाकुंभ में हमला करने के बाद वो विदेश भाग सके। महाकुंभ के आयोजन के पहले
ऐसे विघटनकारी तत्वों के द्वारा जो कि देश और विदेश में मौजूद थे, उनके द्वारा गड़बड़ी फैलाने की तथा कुछ ऐसी घटनाएं कारित करने की सूचना दी गई थी और यह सूचना विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से हम लोग को प्राप्त हुई थी। आगे बढ़ते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल मैच से पहले आज क्रिकेटर मोहम्मद शमी को कुछ कट्टरपंथी मौलानाओं ने टारगेट किया। मोहम्मद शमी पर इस्लाम के नियम कायदों की तौहीन का इल्जाम लगाकर उनके खिलाफ फतवा जारी किया गया। असल में सोशल मीडिया पर मोहम्मद शमी की एक तस्वीर वायरल की गई। ये पिक्चर संडे को भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच हुए सेमीफाइनल की है, जिसमें मोहम्मद शमी मैदान में एनर्जी ड्रिंक पीते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी तस्वीर के आधार पर सोशल मीडिया पर मोहम्मद शमी को ट्रोल किया गया। तमाम मौलानाओं और कट्टरपंथियों ने कहना शुरू कर दिया कि रमजान के महीने में मोहम्मद शमी ने रोजा न रखकर बड़ा गुनाह किया है। किसी ने लिखा, रमजान में खुलेआम एनर्जी ड्रिंक पीना रोजे की तौहीन है। किसी ने शमी से सवाल किया कि धर्म बड़ा या देश। किसी ने कहा, शमी को हिंदू इसीलिए पसंद करते हैं क्योंकि उन्हें मजहब से दूर रहने वाले मुसलमान पसंद हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने तो शमी को इस्लाम का गुनहगार ठहरा दिया। शहाबुद्दीन बरेलवी ने कहा कि रोजा रखना हर मुसलमान के लिए जरूरी है। शमी ने 2 गुनाह किए हैं, उन्होंने रोजा भी नहीं रखा और ग्राउंड पर पानी पीकर मुसलमानों को गलत मैसेज दिया। ये रोजे की तौहीन है, उन्हें इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। इस्लाम ने रोजे को फर्ज करार दिया है। सब पर रोजा रखना फर्ज है और अगर कोई शख्स जानबूझ करके रोजा नहीं रखता है तो निहायत ही गुनहगार है। ऐसे ही क्रिकेटर मोहम्मद शमी ने किया कि उन्होंने रोजा नहीं रखा, जबकि रोजा रखना उनके ऊपर फर्ज और वाजिब है। रोजा न रख करके मोहम्मद शमी ने बहुत बड़ा गुनाह किया। शरीयत की नज़र में ये मुजरिम है, शरई कटघरे में खड़े हैं। मैं इनको हिदायत देता हूँ, नसीहत भी करता हूँ कि इस्लाम के जो फ़राइज़ हैं, वाजिबात हैं, अरकान हैं, उनकी बहुत सूरत पाबंदी करें। क्रिकेट का खेल कूद भी करें, सारे काम अंजाम दें, मगर अल्लाह ने जो जिम्मेदारी बंदे के ऊपर दी है, इस्लाम ने जो शरीयत का निफाज किया है, उसकी जिम्मेदारी भी बंदे के ऊपर है। इसी तरह का एक सियासी विवाद आज महाराष्ट्र में हुआ। मां विकास आघाड़ी के नेताओं ने आरएसएस के नेता सुरेश भैयाजी जोशी पर मराठी भाषा के अपमान का इल्जाम लगाकर खूब बयानबाजी की। असल में भैयाजी जोशी ने मुंबई के एक कार्यक्रम में कह दिया था कि मुंबई की कोई एक भाषा नहीं है, इसलिए मुंबई में रहने के लिए मराठी सीखने की जरूरत नहीं है। मां विकास आघाड़ी ने इसे मुद्दा बना दिया और सड़क से लेकर सदन तक भैयाजी जोशी के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। उद्धव ठाकरे की अगुवाई में मां विकास आघाड़ी के तमाम नेता मुंबई के हुतात्मा चौक पहुंचे, मराठी अस्मिता को लेकर एकजुटता दिखाई। देवेंद्र फडणवीस सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और इसके बाद विपक्ष के नेताओं ने विधानसभा में भी इशू उठाया। आघाड़ी के मेंबर्स का कहना था कि बीजेपी और आरएसएस के लोग मराठी भाषा और मराठी अस्मिता का अपमान कर रहे हैं। इस मुद्दे पर बीजेपी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना के बीच तीखी बहस हुई। मामला इतना बढ़ा कि इस सदन को 5 मिनट के लिए adjourn करना पड़ा। इसके बाद चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने इस मामले में सरकार का रुख साफ किया। फडणवीस ने कहा, कुछ लोग जानबूझकर इसे सियासी मुद्दा बना रहे हैं, जबकि इसमें कोई शक है ही नहीं कि मराठी ही महाराष्ट्र की भाषा है और किसी ने मराठी भाषा का अपमान नहीं किया। सरकार की भूमिका पक्की है। सरकार की भूमिका पक्की है। मुंबई की, महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र शासन की भाषा मराठी ही है। महाराष्ट्र में रहने वाले हर व्यक्ति को मराठी सीखना ही चाहिए। मैंने जो बयान दिया उससे भैयाजी जोशी का मत अलग होगा, ऐसा मुझे नहीं लगता है। फिर भी मैं एक बार फिर कहता हूं कि मुंबई की भाषा मराठी है, महाराष्ट्र की भाषा मराठी है। अन्य भाषाओं का सम्मान है। हम किसी भी भाषा का अपमान नहीं करते हैं, क्योंकि जो खुद की भाषा से प्रेम करता है वो दूसरे का भी सम्मान करता है। भैयाजी जोशी के जिस बयान पर मां विकास आघाड़ी के नेता सवाल उठा रहे हैं,
वो उन्होंने कल मुंबई के घाटकोपर में दिया था। मराठी भाषा को लेकर उन्होंने क्या कहा था, ये मैं आपको सुनवा देता हूं। याचा अर्थ असा की मुंबईची एक भाषा नाही, मुंबईच्या अनेक भाषा आहेत, पण त्या भागाची काही भाषा असते। तर घाटकोपर परिसराची भाषा तर गुजराती आहे। गिरगावमध्ये हिंदी बोलणारे कमी देखील मराठी बोलणारे, त्यामुळे मुंबई सोपं आहे की येणाऱ्या माणसाला मराठी शिकलं पाहिजे असं नाही। चुनावी माहौल तो बिहार में भी बन रहा है। तेजस्वी यादव घूम घूम कर नए नए ऐलान कर रहे हैं। आज तेजस्वी ने कहा कि अगर बिहार में उनकी पार्टी की सरकार बनी तो वो ताड़ी बनाने और बेचने पर पाबंदी को खत्म कर देंगे, शराबबंदी कानून से इसे बाहर कर देंगे। तेजस्वी ने कहा कि बिहार में नीतीश सरकार की शराबबंदी पूरी तरह फेल हो गई है। शराबबंदी की आड़ में दलितों और पिछड़ों को सताया जाता है, सरकारी रेवेन्यू का नुकसान हो रहा है। तेजस्वी ने कहा कि 2016 में शराबबंदी लागू होने के बाद से करीब 13 लाख लोगों को गिरफ्तार किया गया है, 8.5 लाख केस दर्ज हुए हैं। इनमें 99% केस पिछड़ों और दलितों के खिलाफ है। तेजस्वी ने कहा कि ताड़ी बनाने और बेचने का काम पासी समाज के लोग करते हैं, उनके सामने रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया है, इसीलिए उन्होंने तय किया कि सत्ता में आने पर वो ताड़ी बनाने और बेचने को शराबबंदी के कानून से बाहर कर देंगे। पूरी तरीके से शराबबंदी जो है फेल हो चुका है, कियोस्क हो चुका है, हाईकोर्ट में केसों का फ्लड आ चुका है, जिससे कोर्ट के जजेस से लेकर के सब लोग परेशान हैं। और मर कौन रहा है? गरीब मर रहा है। लगभग आप समझे कि 13 लाख के आसपास लोगों की गिरफ्तारी हुई है और हम कह सकते हैं कि 99% अति पिछड़ा समाज के और दलित समाज के लोगों को गिरफ्तार जो है किया गया है। तो आज हम ये कहना चाहते हैं कि हम लोगों की सरकार बनेगी, पासी समाज के रोजी रोटी के लिए ताड़ी को हम लोग जो है, जो अधिनियम 2016 में जो बना था उससे ताड़ी को हम लोग बाहर करेंगे और जैसे पूर्व में जैसे व्यवस्था चलती रहती थी वही व्यवस्था को हम लोग लागू करने का काम करेंगे। हम एक बात स्पष्ट कर दें कि हम लोग किसी भी नशा के खिलाफ हैं। हम लोग चाहते हैं कि हमारा बिहार का समाज नशा मुक्त समाज बने। आज बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री बिहार पहुंच गए। धीरेन्द्र शास्त्री अगले 5 दिन तक गोपालगंज में राम कथा करेंगे। इस दौरान 9 मार्च को बांका भी जाएंगे। असल में धीरेन्द्र शास्त्री को कल वैशाली पहुंचना था। वैशाली में वो शिव मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करने वाले थे, लेकिन जिला प्रशासन ने धीरेन्द्र शास्त्री को वहां न जाने की सलाह दी। पुलिस ने कहा जहां धीरेन्द्र शास्त्री का कार्यक्रम है वो इलाका गंगा के उस पार है, वहां पहुंचने की कोई ब्रिज नहीं है और उनके कार्यक्रम में बड़ी तादाद में लोगों के आने की संभावना है, सबको संभालना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए परमिशन नहीं दी गई। आरजेडी और कांग्रेस के नेताओं ने भी धीरेन्द्र शास्त्री के बिहार दौरे का विरोध किया। आरजेडी के कई नेताओं ने कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री को चुनाव से पहले बीजेपी के फेवर में माहौल बनाने के लिए बिहार बुलाया गया है। उनके आने से माहौल खराब हो सकता है, इसलिए धीरेन्द्र शास्त्री के दौरे पर रोक लगनी चाहिए। हालांकि विपक्ष की इस मांग का कोई असर नहीं हुआ। धीरेन्द्र शास्त्री बिहार पहुंच गए और उनका भव्य कार्यक्रम भी हो रहा है। क्योंकि विरोधी दलों के नेताओं के विरोध की जानकारी धीरेन्द्र शास्त्री को थी, इसलिए उन्होंने राम कथा की शुरुआत में ही विरोध करने वालों को जवाब दिया। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि राम के देश में किसी में इतनी ताकत नहीं है कि वो राम कथा को रोक सके। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि वो किसी पार्टी के नेता नहीं हैं, सिर्फ सनातन के प्रहरी हैं और हिंदू की राष्ट्र की बात करते हैं और करते रहेंगे।
बहुत से लोगों को बिहार आने पे बड़ी आग लगती। हम देख रहे 2-3 दिन से मीडिया पर बड़े बवाल छाए। बिहार आने पे बार बार उपद्रव करते हैं, परमिशनों पर उपद्रव करते हैं। हमें बड़ा दुख लगता है, क्योंकि लाखों लोग जो जुड़े ना, उनकी आत्मा को ठेस पहुंचता है। अरे हम अपने लिए थोड़ी आए, हम इस देश के हिंदुओं को जगाने आए। हम अपनी निजी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, हम इस दुनिया में रहने वाले 150 करोड़ हिंदुओं की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे मन में पीड़ा चलती है। हम दिन रात क्यों मेहनत कर रहे हैं? एक पीड़ा हमारे मन में चलती है, जो हम आप लोगों को बताना चाह रहे हैं। 65 से ज्यादा देश इस्लामिक हैं, 95 से ज्यादा देश ईसाइयों के, एक देश यहूदियों का है, एक देश बौद्धों का है। सबकी व्यवस्था है, हमारे हिंदुओं भाइयों की व्यवस्था कहां है? तो जो भी हमारी बात को सुनते हैं या बिहार आने से जिनको कष्ट है, हमारा आपसे विवाद क्या है जो आप हमें रोकते हो, आप हमें गाली देते हो? हम करते क्या है? क्या हम किसी पार्टी के लिए आते हैं या हम वोट मांगते हैं? राम के राष्ट्र में राम की कथा तुम रोक लोगे? ये राम का देश है, भगवान कृष्ण का देश है। हमारे तन में जब तक प्राण रहेंगे तब तक हम हिंदुओं के लिए जिएंगे और हिंदुओं के लिए मरेंगे। अब मैं आपको देवभूमि उत्तराखंड की कुछ खूबसूरत तस्वीरें दिखाता हूं, जहां आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे। मोदी आज सुबह उत्तरकाशी जिले के मुखवा गांव पहुंचे थे। ये गांव भागीरथी नदी के किनारे बसा है। मुखवा गांव को मां गंगा का मायका कहा जाता है। मोदी ने यहाँ मां गंगा के मंदिर में पूजा की, फिर मुखवा में गांव के लोगों से मिले। इसके बाद मोदी ने हर्षिल में एक रैली को एड्रेस किया। मोदी ने कहा, ये बाबा केदार, बद्री विशाल और मां गंगा की कृपा है कि उन्हें उत्तराखंड में लंबा वक्त बिताने का अवसर मिला। वो जब भी उत्तराखंड की वादियों में आते हैं तो ऐसा लगता है जैसे घर आ गए हो। मोदी ने कहा, जब वो काशी से चुनाव लड़ने गए थे तो उनके मुंह से ऐसे ही नहीं निकला था कि मां गंगा ने उन्हें बुलाया है। मोदी ने कहा, उन्हें वाकई में लगता है कि मां गंगा ने उन्हें गोद ले लिया है। मैंने काशी में कहा भी था, मुझे मां गंगा ने बुलाया है। और कुछ महीने पहले मुझे ये भी अनुभूति हुई कि जैसे मां गंगा ने मुझे अब गोद ले लिया है, ये मां गंगा की ही दुलार है। अपने इस बच्चे के प्रति उनका स्नेह है कि आज मैं उनके मायके मुखवा गांव आया हूं। उत्तराखंड में पुष्कर धामी ने टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए जबरदस्त इनिशिएटिव लिए हैं और आज नरेंद्र मोदी ने एक नया आइडिया दे दिया। मोदी ने कहा कि पहाड़ों पर सर्दियों के मौसम में टूरिस्ट की संख्या कम हो जाती है, जबकि पहाड़ों की खूबसूरती सर्दियों में ज्यादा नजर आती है। इसीलिए उत्तराखंड में घाम तापो टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा सकता है, ताकि लोग ठंड के दिनों में यहां आएं और धूप सेकने का आनंद उठाएं।